तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट सी की ओर, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कमेंट अपॉन सेल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, यानी कि कोशिका परिवहन प्रक्रिया क्या है। तो कोशिका परिवहन प्रक्रिया क्या है? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली के आर पार जो पदार्थों का परिवहन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका परिवहन प्रक्रिया कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, यानी कि सक्रिय परिवहन प्रक्रिया, और दूसरा कौन सा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है? निष्क्रिय परिवहन प्रक्रिया। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स और आयंस का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से होगा? तो वो लो कंसंट्रेशन से यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होगा। और जब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर किसी भी आयन या अणुओं का जो है वो मूवमेंट होगा, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी, जो कि एटीपी के रूप में होती है। और हमें क्या चाहिए होंगे? एंजाइम्स चाहिए होंगे। तो ये हमारा हो गया सक्रिय परिवहन प्रक्रिया। और अगर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म देखें तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स और आयंस का मूवमेंट जो होता है वो कहाँ से होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा, यानी कि इसका मूवमेंट क्या कैसे होगा? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा। और इसके लिए हमें एनर्जी या एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है, उन्हें भी कितने 2 प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। जबकि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो है उसका एग्जाम्पल क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं, यानी कि छोटे कार्बनिक अणुओं का, जैसे कि ग्लूकोज या एमाइनो एसिड। तो ग्लूकोज और एमाइनो एसिड के जो छोटे कार्बनिक अणु जो है उनका मूवमेंट किससे होगा? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा। इसको जब हम डायग्राम से देखते हैं ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये हो गए सब्सटेंसेस, यानी कि जो पदार्थ है। अब इस तरफ क्या है? कंसंट्रेशन जो है लो है,
लो कंसंट्रेशन से जब हाई कंसंट्रेशन की और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जब होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, एटीपी चाहिए या एंजाइम्स चाहिए। तो ये हमारा हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें क्या क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन यानी कि विसरण, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण हो जाएगा। अब डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स या आयंस, इसमें हम अब सॉल्यूट ले सकते हैं यानी कि विलेय पदार्थों का मूवमेंट होता है। अब विलेय पदार्थों का मूवमेंट कैसे होगा, हाई कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन की और विलेय पदार्थों का मूवमेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। और इसमें हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एनर्जी हमें नहीं चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जब हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें भी मूवमेंट तो वही होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स के लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट जो है वो किससे होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। और इसके लिए हमें कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो ट्रांसपोर्ट या जो परिवहन है उसके लिए हमें कैरियर प्रोटीन की जो है आवश्यकता होगी। तो अब इस तरफ ये क्या हो गए, सॉल्यूट्स हो गए। यहाँ कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन जो है इनकी कम है। तो जब हाई कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल्स को लो कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल्स की तरह इनका जब परिवहन होता है तो ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। इसमें कोई एटीपी या एनर्जी हमने यूज नहीं ली है। अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखते हैं तो ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। और इसमें हमें क्या नीड होगी, कैरियर प्रोटीन की। तो ये हमारा हो गया कैरियर प्रोटीन। ये हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इनका जो ट्रांसफर होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, तो ये जो है ये क्या हो गया, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो गया। तीसरा कौन सा है हमारा, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। तो इसमें क्या होता है,
इसमें जो है वो सॉल्वेंट का यानी कि वाटर ले सकते हैं हम। तो वाटर का जब मूवमेंट होगा तो वो किसके थ्रू होगा, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली के थ्रू। यानी कि जब सॉल्वेंट या वाटर का जब मूवमेंट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, तो उसके लिए हमें किसकी नीड होगी, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की, यानी कि अर्ध पारगम्य की झिल्ली की रिक्वायरमेंट होगी। और इसमें क्या होगा, वाटर का मूवमेंट जो होगा वो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की ओर होगा। लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है मतलब कि इसमें सॉल्यूट जो है वो कम है, यानी कि विलेय पदार्थ जो है वो कम है, तो इसमें वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। विलेय पदार्थ जब कम है तो जल विभव जो है वो इसका ज़्यादा होगा। और हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है। तो इसमें जो है वो मूवमेंट कैसे होगा, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की होगा। और इसमें किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट का होता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम है, पर डिफ्यूजन में हम सॉल्यूट का जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि ऑस्मोसिस में हम किसका करते हैं, सॉल्वेंट का करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। कोशिका चक्र की जो है प्रक्रिया और उसका नियमन जो है वो किस तरह से होता है। तो इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो कोशिका के विभाजन के लिए जो है हमें ग्रोथ या डेवलपमेंट मतलब कि उसकी वृद्धि और विकास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक कंटिन्यूस एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नॉट ऑलवेज नीडेड। मतलब कि कंटिन्यूस यानी कि निरंतर और अनियंत्रित जो विभाजन है कोशिकाओं का, तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी चीज़ की एक्सेस की हमें ज़रूरत नहीं है, अधिकता नहीं चाहिए। तो जब अनकंट्रोल्ड जो सेल डिवीज़न हो रहा है तो क्या होगा कि उससे क्या होगी, एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी, यानी कि कैंसर होने के भी चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए इन सब का नियमन करने के लिए इसमें क्या होते हैं, चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस पूरे सेल साइकिल को जो है उसको पूरा उनका रेगुलेशन करता है। अब ये चेक पॉइंट्स कितने प्रकार के हैं, जीवन चेक पॉइंट, और दूसरा कौन सा है, G2 चेक पॉइंट। तो अब ये दोनों जो चेक पॉइंट है, अब जीवन चेक पॉइंट किस तरफ से कार्य करेगा, जीवन से लगा के एस फेज तक का जो काम है पूरा वो कौन देखेगा, उसका रेगुलेशन कौन करेगा, जीवन चेक पॉइंट करेगा। जबकि G2 चेक पॉइंट किसको देखेगा, किसका नियमन करेगा, G2 से M फेज तक का जो पूरा रेगुलेशन है वो कौन देखेगा, G2 चेक पॉइंट देखेगा। फर्स्ट हमारा कौन सा है, जीवन चेक पॉइंट। तो जीवन चेक पॉइंट जो है वो 2 स्टेजेस में डिवाइड होता है, प्री स्टार्ट जीवन फेज या जीवन स्टेज और पोस्ट स्टार्ट जीवन स्टेज। तो मैमेलियन सेल्स यानी कि स्तनधारी कोशिकाओं में सबसे पहले जो चेक पॉइंट वर्क करता है वो कौन करता है, जीवन चेक पॉइंट। और जीवन चेक पॉइंट में भी कौन सा वर्क करेगा, प्री स्टार्ट जीवन चेक पॉइंट जो है वो सबसे पहले वर्क करेगा।
और इसका काम क्या क्या है सेल साइकिल में? तो इसका काम क्या है कि ये क्या देखेगा, ये देखेगा कि जो ग्रोथ है सेल की वो अच्छे से हुई है या नहीं, सेल की जो साइज है वो प्रॉपर है या नहीं डिवीजन के लिए, और क्या देखेगा, न्यूट्रिशन सेल को प्रॉपर मिला है या नहीं विभाजन करने के लिए, डिवीजन करने के लिए, और क्या देखेगा कि डीएनए जो है वो डैमेज है या नहीं, यानी डीएनए जो है वो क्षतिग्रस्त तो नहीं है। तो ये सब काम कौन देखेगा, G1 चेक पॉइंट देखेंगे। G2 चेक पॉइंट, तो G2 चेक पॉइंट कहाँ से कहाँ तक होगा, G2 से M तक। ये G2 से M तक की सारी जो स्टेजेस है उसको रेगुलेट करेगा। अब G2 चेक पॉइंट क्या देखता है, G2 चेक पॉइंट देखता है कि जो S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं, उसमें तो कोई डैमेज नहीं है। और अगर डीएनए में कोई डैमेज होता भी है तो ये क्या करेगा, अगर कोई डीएनए डैमेज है भी तो उसे हम वापस उसकी रिकवरी नहीं कर सकते हैं। तो ये अब क्या करेगा, ये एपोप्टोसिस शो करेगा। तो अब वो क्या होगा कि वो जो डीएनए है, डैमेज डीएनए जो है वो डॉटर सेल में नहीं जाएगा, उसमें ट्रांसफर नहीं होगा। तो उससे क्या है, कैंसर जैसे कई रोगों से बचा जा सकता है। तो ये हो गए चेक पॉइंट्स। अब हम देखते हैं साइक्लिन और सीडी के एक्टिविटी। तो इन दोनों में प्रोटीन है, दो प्रोटीन, एक है साइक्लिन, दूसरा कौन सा है, सीडीके, यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन जो है वो एक रेगुलेटरी प्रोटीन है और ये किसको रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है सीडी के एक्टिविटीज को। इट्स रेगुलेट्स सीडी के एक्टिविटीज। और सीडी के जो है वो कौन सा प्रोटीन है, कैटालाइटिक प्रोटीन है। अब सेल साइकिल में कौन कौन से साइक्लिन प्रोटीन और सीडी के प्रोटीन है, कौन कौन सी स्टेजेस में? तो सबसे पहले कौन सी है, G1 स्टेज या G1 फेज। दूसरी हो गई G1 से S फेज। तीसरा है S फेज और चौथा जो है वो है M फेज। तो अब G1 फेज में कौन सा साइक्लिन होगा, इसमें कौन सा साइक्लिन वर्क करता है, साइक्लिन डी। इसमें करेगा साइक्लिन ई। G1 फेज में कौन सा साइक्लिन वर्क करेगा, साइक्लिन डी। G1 से S फेज में कौन सा करेगा, साइक्लिन ई। S फेज में वर्क करता है साइक्लिन ए और M फेज में कौन सा वर्क करता है, साइक्लिन बी। और ये जो साइक्लिन है ये किससे बाइंड होते हैं जाके, सीडीके से। तो अब ये जो G1 फेज है इसमें साइक्लिन डी जो है वो किससे बाइंड होगा, सीडीके से, सीडीके
4 या 6 से। साइक्लिन ई जो है वो किससे बाइंड होता है? CDK 2 से। साइक्लिन ए किससे बाइंड होगा? CDK 2 से। और साइक्लिन बी जो है वो बाइंड होता है CDK 1 से। ठीक है, अब हम सेल साइकिल में जब इन्हें देखते हैं तो जीवन में कौन सा वर्क करेगा? साइक्लिन डी। और कौन सा वर्क करेगा? CDK कौन सा वर्क करेगा? 4 या 6। और ये जीवन से जो S फेज तक जाते हैं तो उसमें कौन सा साइक्लिन वर्क करता है? साइक्लिन E और CDK 2। S फेज में कौन सा वर्क करेगा? साइक्लिन A और CDK 2। और M फेज में कौन सा वर्क करेगा? साइक्लिन B और CDK 1 वर्क करेगा। ये हो गई जीवन फेज SG2 और कौन सी हो गई M। अब ये जो जीवन फेज है इसकी एक्टिविटीज जो है वो कौन रेगुलेट करेगा? इसकी एक्टिविटीज रेगुलेट करेगा साइक्लिन D और CDK 4। ये इसकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करेगा। अब जीवन से जब S फेज की ओर हम जा रहे हैं तो उस टाइम पे कौन एक्टिविटी रेगुलेट करेगा? जीवन से S फेज में जाने के लिए कौन रेगुलेशन करेगा? तो करेगा साइक्लिन E और CDK 2। रेप्लिकेशन के लिए कौन वर्क करेगा? DNA के रेप्लिकेशन के लिए कौन सा साइक्लिन वर्क करेगा? साइक्लिन A और CDK 2। साइक्लिन से CDK बाइंड हो जाएगा और CDK की एक्टिविटीज कौन रेगुलेट करेगा? साइक्लिन करेगा। M फेज के लिए कौन वर्क करेगा? साइक्लिन B और CDK 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेल रेगुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन थर्ड, हाउ डू जेनेटिक वेरिएशंस टेक्स प्लेस, यानी कि आनुवांशिक विविधता है जो कैसे आती है। तो जेनेटिक वेरिएशंस इज एन इम्पॉर्टेंट फोर्स इन इवोल्यूशन और इट अलाउज नेचुरल सिलेक्शन टू इंक्रीज और डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एलियंस ऑलरेडी इन द पॉपुलेशन। तो जेनेटिक वेरिएशंस क्या करता है, आनुवांशिक विविधता क्या करता है कि वो विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जेनेटिक वेरिएशन इज एन एडवांटेजेस टू अ पॉपुलेशन बिकॉज इट एनेबल्स सम इंडिविजुअल टू अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट एंड सर्वाइव। तो जेनेटिक वेरिएशन यानी आनुवंशिक विविधता से क्या होता है कि किसी पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स जो है तो उनमें अगर जेनेटिक वेरिएशंस है, आनुवंशिक विविधता है, तो वो क्या करेंगे, एनवायरनमेंट में क्या करेंगे, जब चेंजेस आएंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव कर जाएंगे, और जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पा रहे हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जेनेटिक वेरिएशंस कॉज्ड बाय म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जीन फ्लो। म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन, रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्संयोजन। तो हम फर्स्ट देखते हैं म्यूटेशन। यानी कि उत्परिवर्तन क्या है, तो डीएनए सीक्वेंसिंग में जब चेंज हो जाए, डीएनए सीक्वेंस जब चेंज हो जाए किसी इंडिविजुअल में या ऑर्गेनिज्म में, तो वो क्या शो करेगा, म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन दिखाएगा। और उत्परिवर्तन जो है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान यानी कि डीएनए प्रतिकृति के दौरान अगर डीएनए में कोई त्रुटि रह जाए या एरर रह जाए
तो भी क्या होगा, वो उत्परिवर्तन दिखाएगा, यानी कि म्यूटेशन शो करेगा। अब ये जो म्यूटेशन है वो अगर जर्म सेल्स में, यानी कि मेल गैमिट के स्पर्म्स जर्म सेल्स में, यानी कि स्पर्म या शुक्राणु और एग यानी कि अंडाणु में हो जाए म्यूटेशन, तो वो क्या करेगा, वो अपने ऑफस्प्रिंग में भी वो शो करेगा म्यूटेशन। अगर जनन कोशिकाओं में म्यूटेशन हो रहा है तो वो अपनी संतति में भी उत्परिवर्तन दिखाएगा। दूसरा हमारा है रिकॉम्बिनेशन, या पुनर्संयोजन। तो रिकॉम्बिनेशन क्या है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के हैं, उनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का जो है वो एक्सचेंज होगा उन दोनों के बीच में। और कौन से क्रोमेटिड के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगा। ये इनके बीच में क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर, और इनके बीच में क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। और जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशंस जो है वो बढ़ेंगे, क्योंकि उनके बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का। तीसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है किसी पॉपुलेशन में रैंडमली अगर कुछ चेंजेस आ जाए या यादृच्छिक अगर कुछ परिवर्तन हो, जो कि क्या हो, डायरेक्शन लेस हो, तो अगर कुछ रैंडमली या यादृच्छिक अगर परिवर्तन आ रहे हैं किसी पॉपुलेशन में जो कि डायरेक्शन लेस है, तो वो क्या शो करेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट शो करेंगे। और इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं कि किसी फॉरेस्ट में जो है 10 तो है रेड एंड्स और 4 है ब्राउन। तो किसी नेचुरल डिजास्टर हुआ है कुछ, यानी कि प्राकृतिक अगर कोई आपदा आई है या हंटिंग, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है जो कि रैंडमली चेंजेस लेके आ रहा है फॉरेस्ट में। अब रेड एंड पे हम मान सकते हैं कि कोई पेड़ है वो गिर गया है या फिर कोई कार है जो चली गई है, तो अब उसमें क्या हुआ, चेंजेस क्या आए कि अब जो लाल चींटियां जो थी उसमें से 7 जो है उनकी डेथ हो गई, अब 3 बची है। और इसमें से 2 बची है। तो ये जो रैंडमली किसी स्मॉल पॉपुलेशन में जब कोई रैंडमली चेंजेस आए हैं किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से या प्राकृतिक आपदा की वजह से, तो उसे हम क्या कहेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। तो जब मेल गैमेट कौन सा हो गया, स्पर्म, और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जब होता है, फीमेल गैमेट क्या हो गया, एग। तो इन दोनों का जब फ्यूजन होगा तो हमें अब जब जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी तो उसमें क्या होगा, मेल गैमेट यानी कि फीमेल के भी कैरेक्टर शो होंगे और फीमेल के भी होंगे। तो ये क्या करेगा, ये जेनेटिक वेरिएशन जो है वो बढ़ाएगा, क्योंकि उसमें मेल भी अपने जीन्स का एक्सप्रेशन कर रहा है और फीमेल भी करेगी अपने जीन्स का एक्सप्रेशन।
तो ये भी जेनेटिक वेरिएशन बढ़ाएगा। नेक्स्ट है जीन फ्लो। तो जीन फ्लो क्या है कि एक पॉपुलेशन है, वो माइग्रेट हुई, वो माइग्रेट होके किसी दूसरी तरफ चली गई, तो जब एक पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेट होके किसी दूसरी जगह पे जाती है तो उसमें क्या होंगे कि उसमें जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे, वो उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होंगे, अपने अंदर चेंजेस लाएगी, तो उससे भी क्या होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है यानी कि आनुवंशिक विविधता जो है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शो द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। द ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज इनहेरिटेंस। जीन्स का जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होता है या जो स्थानांतरण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। सिमिलरली ब्लड ग्रुप आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ब्लड ग्रुप जो है यानी कि रक्त समूह जो है वो भी किससे, पेरेंट्स से जो है स्थानांतरित होते हैं उनकी संतानों में। स्पेसिफिक जीन इन द बॉडी कंट्रोल स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप को स्पेसिफिक जीन जो है वो कंट्रोल करते हैं। ये कौन कौन से हो गए, IA, IB और स्मॉल आई, ये 3 तरह के जीन हो गए। और ब्लड ग्रुप कौन कौन सा हो गया ह्यूमन में, A, B, O और AB, ये ब्लड ग्रुप हो गए। अब जो ब्लड ग्रुप A है उसमें कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन A होगा। ब्लड ग्रुप B में कौन सा एंटीजन होगा, B। और ब्लड ग्रुप O में कोई एंटीजन नहीं होगा। तो हमने अब एलील लिए, पेरेंट 1 में हमने एलील लिया IA और पेरेंट 2 में हमने एलील लिया IA। तो जब हमने IA का जब क्रॉस करवाया तो हमें जो जीनोटाइप मिला वो क्या मिला, IA। तो ऑफ स्प्रिंग यानी कि संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, A और O होगा। इफ वन पेरेंट have blood group A and other one have blood group O, तो हमें जो संतान है उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा मिलेगा, तो उसमें हमें ब्लड ग्रुप कौन सा मिलेगा, ऑफस्प्रिंग में ब्लड ग्रुप A और O मिलेगा। जब पेरेंट में ब्लड ग्रुप A है और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप B है तो जो जीनोटाइप है वो हमें क्या मिलेगा, A और B। और जो ऑफ स्प्रिंग यानी कि जो संतान का ब्लड ग्रुप है वो हमें क्या मिलेगा, ब्लड ग्रुप A, B, AB और O। तो इसी तरह से ये क्या हो गया, ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस है। और नेक्स्ट हम देखेंगे RH फैक्टर। तो RH फैक्टर को किसने बताया, लैंडस्टीनर ने, उन्होंने इसे बताया। और उन्होंने क्या बताया कि जिसमें ये फैक्टर प्रेजेंट है उसे तो क्या कहा उन्होंने, RH पॉजिटिव, और जिसमें एब्सेंट है उसे उन्होंने कहा RH नेगेटिव। तो जब कोई मदर या वुमेन ले, उसका ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव और उसका जो पार्टनर है उसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि जो ऑफ स्प्रिंग या जो बेबी मिलेगा उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो सकता है। तो जब फीमेल का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और बेबी का ब्लड ग्रुप जब RH पॉजिटिव है तो अब क्या होगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ब्लड कांटेक्ट में नहीं आया है, मदर का और बेबी का जो ब्लड है वो कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
और अगर ब्लड कांटेक्ट में आ रहा है तो अब क्या होंगे कि वुमेन के जो RH नेगेटिव है और जो बेबी है उसका RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है, तो वो क्या करेगा, उनके एंटीबॉडीज जो है वो आपस में क्या करेगी, वर्क करेगी। और उससे क्या होगा कि जो सेकेंड प्रेगनेंसी होगी उसमें बेबी को क्या होगा, एनीमिया होने के चांसेस होंगे और उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये हो गए RH फैक्टर, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस